जवाब दे। थैंक यू। चलो श्री लालजी वर्मा जी, श्री लालजी वर्मा जी। यस यस मंत्री जवाब दो। लालजी माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय महोदय जी, मेरे क्षेत्र में एनटीपीसी टांडा जो विस्तारीकरण योजना के तहत 9 गांव के किसानों की कृषि भूमि घर, जिसमें ग्राम सभा सलाहपुर, रजौर, हुसैनपुर, सुधाना के आवास शामिल हैं, अधिग्रहण कितने वर्षों करीब 12 वर्ष हो जाने के बाद भी किसानों की अनेक समस्याएं मुहबाए हैं, जिसमें उनका मूल्यांकन करके भुगतान का मामला है, प्रदूषण का मामला है, जमीन के मुआवजे का मामला है, और बेरोजगार जो नौजवान हुए उसमें प्राथमिकता उनको आउटसोर्सिंग भी नहीं दी जा रही है। लगभग 3000 पद आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं, जिसमें प्रभावित किसानों का मात्र 101 लोगों को रखने का काम किया गया है, जिसके कारण किसानों की अनेक समस्याएं हैं प्रदूषण से। और विशेष रूप से शरीफपुर कलवरिया एक गांव है, मानवर, जो आइस डैम उसके किनारे से बरसा हुआ है, और उस आइस डैम के रिसाव से उस गांव में प्रदूषण भी है, घरों में जल भरा हुआ है, करीब 9 लोग बीमारियों से मर चुके हैं एक गांव मात्र से। और इसलिए उस गांव के लोगों की लगातार ये मांग है कि हमारी जमीन को अधिग्रहित किया जाए, हमें पुनर्स्थापित किया जाए। पुनर्स्थापित न करके मानवर जो किसानों की जमीन ली गई है, मकान लिया गया है, उनका पुनर्स्थापना न करके अब उनका केवल 9 लाख मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की समस्या है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शरीफपुर कलवरिया गांव का अधिग्रहण किया जाए, और साथ ही साथ CSR फंड के माध्यम से व्यक्तिगत जो लाभ दिया जा रहा है, स्कूटी बांटी जा रही है, उस पैसे को उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाए। ये आपके माध्यम से मेरी मांग है। धन्यवाद। अनिल फिरोजिया जी। श्री राजकुमार खेत जी। राजकुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज हम आज़ादी का संविधान दिवस लागू होने का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। कोई भी सरकार रही हो, ये अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं करना ये दर्शाता है कि सरकारों की मानसिकता आदिवासियों के लिए कैसी है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची में प्रावधान ये किया गया है कि आदिवासियों को जमीन किसी भी अगर प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के सीधा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कानून लाया गया 1956 के अंदर। पैसा कानून में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले उस संबंधित ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए, लेकिन देश के जितने भी 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, इन पैसा कानून को नजरअंदाज करते हुए एक लाइन लिख दी जाती है कि राष्ट्र हित के लिए जमीन ली जाती है। हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचा के कौन सा राष्ट्र हित चाह रहे हैं हम लोग। सभापति महोदय, यहाँ पर हम बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं, संविधान दिवस की वर्षगांठ मना लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हित के जो प्रावधान है वो आज भी धरातल पर लागू नहीं है। सभापति महोदय, विषय आपका ऐसा नहीं है, बस आप समाप्त कीजिए। विषय मेरा यही विषय है कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट में जिस तरह से पैसा एक्ट की ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है आज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। सभापति महोदय, मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को हो गया समाप्त, आपका हो गया समय। धन्यवाद सभापति महोदय। सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली प्रखंड के भूथा चौक NH 27 से मरोना प्रखंड होते हुए मधेपुर मधुबनी जिला जाने वाली सड़क पूर्व मध्य रेलवे निर्मली एवं परसाहट रेलवे के बीच कोसी एवी निकट रोड अंडर पास है, जिस होकर बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह नहीं निकल पाती है।
बरौना प्रखंड एवं मधेपुर मधुबनी जाने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। अतः जनहित में रेल मंत्री से आग्रह है कि निर्मली एवं परसाहाट पूर्व मध्य रेलवे के बीच रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही सहरसा आनंद विहार गरीब रथ 04031 04032 ट्रेन 1-2-12-24 से बंद कर दिया गया है। इसे पुनः अस्थायी रूप से जनहित में चलाई जाए, क्योंकि सहरसा, सुपौल, दरभंगा होते हुए दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री मनीष तिवारी जी। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 0 ਆਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਊ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 1882 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 240 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। ऑनरेबल मेंबर श्री बेंथी लिंगम जी। बेंथी लिंगम। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கடந்த நவம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி பெண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புயலானது புதுவையிலே நிலை கொண்டு மிக அதிகமான அளவிற்கு மழை பொழிந்திருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த புயலானது அங்கேயே நிலை கொண்டு ஏறக்குறைய 50 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பொழிந்திருக்கின்றது. இதன் காரணமாக புதுவை பகுதி முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அங்கு மின்சாரமே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை. அதேபோல் பால் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் கூட கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக உணவுப் பொருட்களை தர வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உண்டான அனைத்து வசதிகளையும் செய்ய வேண்டும். அதேபோல் சங்கராபரணி ஆறு, தென்பெண்ணை ஆறு என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக பாகூர் பகுதி, நெட்டப்பாக்கம், மண்ணாடிப்பட்டு, வில்லியனூர், மணவெளி, அரியாங்குப்பம், காலாப்பட்டு போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு அதற்கு உண்டான நிவாரணங்களை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री डीन कोरिया।